बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में नई सरकार बनी है। नई सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बता दें आपको कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का पद संभाले 12 दिन पूरे हो गए हैं। रेखा गुप्ता ने इस दौरान 10 बड़े फैसले भी ले लिए हैं, चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो। इन सब पर रेखा गुप्ता सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में रेखा गुप्ता सरकार ने आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि दिल्ली में यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा है और अब यमुना की सफाई पर पहल भी शुरू हो गई है। मोहल्ला क्लिनिकों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की गई है। दिल्ली सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के एक्शन प्लान पर भी काम कर रही है। अगले 1.5 साल में सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सीएनजी बसों में बेड़े के अंदर 50% बसों को हटा दिया गया है। दिल्ली में घर बनवाने वालों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में मकान बनवाने में कई बार पुलिस की दखलंदाजी होती है और रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इससे कि पुलिस की दखलंदाजी भी बंद होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार की नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार अब सभी विभागों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी खर्च करने से पहले राज्य के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इन सब फैसलों के मद्देनजर सवाल यह है कि क्या आप सरकार ने क्या एकदम काम नहीं किया और क्या नई सरकार दिल्ली में विकास की लहर ला पाएगी। सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार के काम में कमी थी जो नई सरकार आते ही इतने बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी है, नेता है बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शशिकांत तिवारी जी आपके साथ ही करते हैं। सर, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बड़े बड़े वायदे आप लोगों ने किए हैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले। अब ऐसे में आपको जब जनता ने मौका दे दिया है, ये 10 बड़े फैसले क्या वाकई आपको लगता है कि दिल्ली की रूपरेखा को बदलने के लिए अहम साबित होंगे? देखिए नेहा जी, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विश्वास करके सरकार बनवाई है, जहां हमारे नेता मोदी जी और अमित शाह जी और दूसरे नड्डा जी और इसके साथ साथ हमारे दिल्ली के जो भी नेताओं ने वहां पे लोगों से जनता से वादा किया है, वो भी जो हमारे घोषणा पत्र में लिया गया वो भी, और दिल्ली की जो जनता चाहती है वो भी। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से जो छुटकारा चाहती थी, किन किन मुद्दों पे नाराज थी, किन किन मुद्दों से इनको ये लोगों ने दिल्ली की जनता को परेशान किया, उस सारे मुद्दों को ध्यान में रखते रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है। और एक एक करके जो घोषणा पत्र में जिन बातों को लिया गया है उन चीजों को लिया जाएगा, उस प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। यमुना की सफाई हो, दिल्ली के वायु प्रदूषण का मामला हो, अन्य जो भी मामले हो जो जनता चाहती है, बदलाव चाहती है, जिन मुद्दों पे वो सारे बदलाव किए जाएंगे। साथ ही जो इन लोगों ने घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, शिक्षा नीति का घोटाला हो और सारे इनके जो भी योजना घोटाले किए गए हैं उसकी जांच होगी। जांच करके जनता के बीच में रखा जाएगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से दिल्ली को जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था। वो सारे दोनों मुद्दों पे काम होंगे। एक तो जनता की सेवा का काम, जो जिन मुद्दों पे वादा किया गया है, जिन मुद्दों को घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को लिया गया उस पर भी काम होगा, और इन लोगों ने किस तरह जनता को बेवकूफ बनाया और किस तरह घोटाले किए उस पर भी काम होगा। जी ठीक है, तो तमाम विषयों पर बातचीत की जाएगी संजीव निगम जी। लेकिन
देखिए यहाँ पे तो सरकार की जी आम आदमी पार्टी की सरकार की तमाम नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया। काम करना तो एक अलग चीज है, लेकिन आप लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो भी रास नहीं आ रही है अब मौजूदा सरकार को। तो जैसे कौन सी नियुक्तियां रद्द कर दी? जो सरकार अपने लेवल पर करती है उसे तो पुरानी नई सरकार करती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और नियुक्तियों के साथ साथ जो ट्रांसफर होते हैं वो भी होते हैं, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। ये दो चार बातें जो निकल करके आई हैं, जैसे कि साहब आपने बोला कि इन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता ने की साहब, और पुलिस के यमुना भी सफाई होगी, जो उन्होंने ये किया उन्होंने किया। इसका मतलब एक चीज तो बिल्कुल साफ है, आप भी महसूस कर रही होंगी नेहा जी की पहले कॉपरेशन तो बिल्कुल नहीं था। जैसे भी एक मामला आपने देखा कि वो जो मकान वगैरह लोग बनवाते हैं उसमें पुलिस की दखलंदाजी बंद कर दी जाएगी। मतलब पहले पुलिस के माध्यम से दखल करवाया जाता था, नंबर 1, अब बंद किया। और भी तमाम बातें हैं जो अभी एक आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ एक मीटिंग हुई दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के साथ। ऐसी मीटिंग पिछले 12 साल में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कभी आहूत नहीं की केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने, ना इसकी आवश्यकता समझी। तो कुल मिलाकर की ये बात बिल्कुल साफ है कि जो कोशिश प्रयास ही नहीं किया गया। जो चौथाई सरकार थी, आधी सरकार थी, उसको और चौथाई और डाउन करते करने, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा होता नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी पार्टी की कहीं पर हो तो जो भी ऊपर सरकारें होती है उसका कर्तव्य है कि तालमेल बिठा करके रहे। हो सकता है कहीं हमारी तरफ से भी कहीं खामी रह गई हो, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से बड़े भाई होने के नाते, सेंटर में बैठने के नाते कभी ना पहल की गई उस चीज की, ना कभी उसको जैसा। ठीक है, मैं एक सेकेंड आ रही हूँ, मैं इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी का रुख करूंगी, उससे पहले शशिकांत जी आपका एक बार फिर से रुख कर रही हूँ। देखें, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग पहले अड़ंगा लगवाते थे, पुलिस के जरिए दखल अंदाजी कराई जाती थी, यमुना के नाम पर आप लोग सिर्फ राजनीति करते थे, सफाई कराने के लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं था। नेहा जी, इनकी यही तो दिक्कत है, यही तो ये कह के सरकार भी जलाते थे और सरकार चली गई, जनता ने इनको आउट कर दिया, तो भी यही कह रहे हैं। इन्होंने अभी कह रहे हैं बड़े भाई के नाते केंद्र को ध्यान देना चाहिए। अरे आप तो 5 साल केवल यही करते रह गए कि केंद्र साथ नहीं दे रहा। किन मुद्दों पे? पुलिस के मुद्दों पे। और जो राज्य सरकार के अधीन जो मुद्दे थे उस पर आपने क्या किया? उसमें तो केवल आप शराब नीति बनाते रहे, घोटाले करते रहे। जो राज्य के मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दों पे आपने क्या काम किया? एक गिनाने के लिए आपके पास नहीं था, ना चुनाव गिनाने के लिए था, ना आज है। राज्य सरकार के तमाम मुद्दे होते हैं, सैकड़ों काम होते हैं, हजारों काम होते हैं। आप केवल एक पुलिस पर केंद्रित करके आप दिल्ली की जनता को बताते रहे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, ये केवल पुलिस के मुद्दे पे। और बाकी सैकड़ों मुद्दे कहाँ चले गए? उसका जनता ने जवाब दिया है। आपने कोई काम नहीं किया है। आज भी वही राग आप अलाप रहे हैं। आप 5 साल बताते रहे केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। आप केंद्र के खिलाफ हर भाषण बोलते थे, विधानसभा में बोलते थे, हर जनसभा में बोलते थे। और आज आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं। कब मांगा सहयोग आपने? एक बार आप विधानसभा में सहयोग मांगते कि हमारी ये योजना है, इस पर केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। कल मैं मिलने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, गृह मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, वित्त मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, फलाना मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, जनशक्ति मंत्री से मिलने क्यों नहीं गए आप? आज आप बता रहे हैं कि ये बड़े भाई के नाते इनको सहयोग करना चाहिए। यही आप 5 साल कहते रहे, आज भी यही कह रहे हैं। आपका रवैया बदला नहीं है, जनता ने इसी का जवाब दिया। ठीक है। संजीव जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं भूपेंद्र जी का रुख करूंगा। जो नेहा जी जो परिणाम सामने है, निश्चित रूप से कोई इनकार नहीं कर रहा है, वो सबके सामने है, वो स्वीकार भी है। आपको मौका मिला है, मैं फिर कह रहा हूँ कहीं न कहीं हमसे कमी रह गई उसका। लेकिन ये जो आप सामने अच्छा, कमी क्या मोहल्ला क्लिनिकों में भी थी क्या? उसकी भी जांच के आदेश दिए इन्होंने? नहीं, वो तो आप वो देखो, ऐसा है फिर ये तो एक जब हमारी पार्टी इस समय विपक्ष पर है, तो क्या आपको कोई एक भी काम आप हमारे काम को सराहेंगे? जबकि ये सत्य बात है, आपने कह दिया साहब खजाना खाली पड़ा हुआ है। तो आप हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों को देख लीजिए, हमने कितने 30,000 करोड़ से लेकर के 77,000 करोड़ तक का वो पहुंचा दिया बजट दिल्ली का। कहाँ खजाना खाली रह गया है? जानबूझ करके अगर आपको बोलना ही है, आपको बात करना है, तो आपको कोई भी एक काम पसंद नहीं आया, मतलब ही नहीं है उसे। नहीं, तो ये तो कह रहे दिल्ली की सड़कों का भी बुरा हाल कर रखा था आप लोगों ने, अब गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। हम लोगों ने सब कुछ बुरा कर रखा था। जितनी हमारी कैपेसिटी
कैपेसिटी थी, 1/4 कैपेसिटी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, तो अपने जब आप नहीं करोगे तो जितना कर सकते थे वो किया गया। नहीं, कई तो ऐसे फैसले होते हैं ना जो सिर्फ फैसले लिए जाते हैं, उनके अंदर तो बस आप लोगों की इच्छा शक्ति चाहिए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का फैसला लिया गया है। ये फैसला लेना था, ले लिया गया। तो अब तमाम, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आज ले लिया गया, उस समय भी सरकार ने तमाम फैसले लिए थे। ऑड इवन जारी किया, ऑड इवन का फैसला लिया गया था, और दूसरे तमाम इस तरीके के ग्रेप के फैसले लगाए गए थे, लगाया गया था, बैन लगाया गया था। तो जो उस सरकार ने समझा वो उस सरकार ने लिया। ये कोई, लेकिन अल्टीमेटली किसी भी परेशानी से, किसी भी समस्या से अगर वो सरकार नहीं जूझ पाई, वो सरकार जूझती रही, उसका निष्कर्ष नहीं निकला, तो अब चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ मैं ये कि इससे जो भी आप इसमें कामयाब होकर के दिखावे जो आपने वायदे किए हैं। लेकिन अभी पहली नजर में तो सिर्फ हमको सिर्फ यही लग रहा है, दिखावा। सबसे प्राइमरी चीज एक बार और मैं कहना पड़ रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि 8 मार्च आने को है। अगर दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की माताओं को अगर उनके खाते में अगर आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो कम से कम ये दिखने लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वो कम से कम होता भी इस बार रहा। बाकी ये तो आप दिखाने के लिए लॉलीपॉप जो काम है कब पूरे होंगे, कब सक्सेस होंगे, तो लंबे सब प्रोजेक्ट है। तो पहला जो दिखने लगेगा अगर आप ये कर देंगे 8 मार्च में, तो हमको भी लगेगा कि नहीं, आप वाकई इस दिशा में कुछ कर भी रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए वाकई सवाल इस बात को लेकर है कि अब होगा दिल्ली का कायाकल्प। भूपेंद्र जी। जी देखिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के पास। सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुफ्तखोरी की जरूर घोषणा की, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई है। देखिए 67 जो लक्ष्य तो महिलाएं हैं 18 वर्ष की आयु में, अगर उनको 2500 रुपये के हिसाब से दिए गए तो 12 महीने में के 30,000 रुपए होते हैं, जिसके लिए उनको 30,000 करोड़ रुपए चाहिए। उसी के साथ उन्होंने प्रसूति महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की घोषणा की है। और इसी तरह से उन्होंने डीटीसी का जो घाटा है वो, और जो यमुना के लिए सफाई के लिए प्रावधान रखा है उसके लिए पैसा उनको चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अनुमान लगाएं तो 2024-25 में 61,000 करोड़ रुपए का था, और जो 24-25 तक लगभग 91,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि दिल्ली सरकार कहां से लाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो मौजूदा सफाई का जो महत्वपूर्ण है, जो कि आप बार उठाती घोषणा इसकी कर दी जाए कि महिलाओं को कब से पैसा देने की, वो है। और यमुना की जो सफाई का जो फंड है वो भी लगभग 22,000 करोड़ रुपए लाने की का प्रयास करना पड़ेगा उसको लगाने के लिए। तो ये जो बजट है लगभग उसका 1/3 हिस्सा बढ़ रहा है, 61 से लगभग 91,000 करोड़ रुपए हो रहा है। इसलिए ये सरकार के लिए बहुत चुनौती है, और इस चुनौती के लिए बीजेपी के लिए सहज नहीं है जब तक है कि उसका रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा, और रेवेन्यू के साथ साथ केंद्र सरकार से उसको पैसा की आवश्यकता की जो पड़े, और किस तरह से ये करेगी इसके लिए वहाँ उनका कैबिनेट बिल्कुल चिंताजनक होगा, और इस पर विचार। जी ठीक है भूपेंद्र जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन देखिए चुनौतियां बहुत है, वाकई चुनौतियां ज्यादा है शशिकांत जी, या फिर लगता है कि नहीं उन चुनौतियों से हम पार पा लेंगे क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होने के साथ ही क्या चुनौतियां कम हो जाती है? नहीं, देखिए चुनौतियां कम हो जाती है नियत से। सरकार की नियत क्या है, सरकार के काम करने का तरीका क्या है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि योगी सरकार ने जिस प्रकार से प्रयागराज में 65 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को गंगा में नहलाने का काम किया है, जमुना संगम में नहलाने का काम किया है, ये नियत से होता है। केंद्र सरकार तो हर जगह जल शक्ति मंत्रालय हर जगह सहयोग कर रहा है, गंगा की सफाई में भी, जमुना की सफाई में भी। कभी इन लोगों ने ये जो रोना रो रहे हैं, कभी ये लोग गए जल शक्ति मंत्री के पास कि जमुना की सफाई करनी हमारी ये योजना है, चलिए बैठ करके इस पे काम करते हैं। अभी ये अभी तमाम आरोप अभी भी लगा रहे हैं चुनाव हारने के बाद भी। और नेहा जी, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आया है आतिशी मरलेना, जो खुद मुख्यमंत्री बनते ही तो टेरिफ लगा दी बिजली का, और 2 दिन पहले पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नारा लगा रही हैं विधानसभा के बाहर। तो ये इनका काम है, केवल पुलिस के बल पे ये सरकार, यही दिखाना कि केंद्र सरकार जो है पुलिस के बल पे हमको काम करने नहीं दे रही। काम तो कुछ किया नहीं,
केवल पुलिस ये दिखाते रहे कि पुलिस के बल पे दिल्ली में हम कोई काम नहीं कर पा रहे। अरे भाई, ये काम आप करना नहीं चाह रहे, आप यमुना की सफाई चाहते नहीं थे। मैंने उदाहरण दिया ना कि योगी सरकार ने किस प्रकार 65 करोड़ से अधिक लोगों को नहला दिया। आप भी नहला सकते थे। योगी जी ने भाषण में कहा तो था कि एक बार नहा करके बता देंगे। तो इनकी नीयत नहीं थी, इनको कोई यमुना पे काम नहीं करना था। आज यमुना पे यह रेखा गुप्ता सरकार 5 साल काम करके लोगों को दिखाएगी। जिस प्रकार से हमारे अन्य राज्यों में भाजपा की सरकारें नजीर बनी हुई है, उसी प्रकार से दिल्ली की भी रेखा गुप्ता सरकार नजीर बनेगी और यमुना की सफाई के बाद दुनिया देखेगी कि किस प्रकार यमुना की सफाई होती है। ठीक उसी प्रकार से। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार के वक्त पे नियुक्तियां की गई थी, इसको रद्द क्यों कर दिया गया? क्यों मोहल्ला क्लिनिकों की जांच कराने की बात की जा रही है? क्यों उन तमाम कामों में नुक्स निकालने की कोशिश की जा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त हुए थे? देखिए नेहा जी, जो नियुक्तियां प्रॉपर, एक नियुक्ति प्रमुख सचिव नियुक्ति होता है, प्रॉपर सरकार की नियुक्ति के प्रॉपर जो तरीकों को अपना करके इंटरव्यू करके और सिलेक्शन करके जो नियुक्तियां होती हैं, वही अस्थायी नियुक्तियां होती हैं। इन लोगों ने मनमाने ढंग से अपने स्टाफ रख लिए थे। जो नियुक्ति प्रॉपर नहीं है, उन नियुक्तियों को कैसे मान ले सरकार? ये दिक्कत यहाँ है। इन लोगों ने कोई प्रॉपर नियुक्ति नहीं की। इन लोगों ने देर से सरकार चलाई। इन लोगों ने हवाई चप्पल पहन करके शीश महल में जा करके आराम करते रहे, शीश महल से सरकार चलाते रहे और दिखाते रहे कि हवाई चप्पल की सरकार है। तो इन लोगों के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। लोगों को, उन्हीं लोगों को जिन लोगों की नियुक्तियां इन्होंने करी थी प्रॉपर तरीके से, जो नियुक्ति प्रमुख सचिव के तरीके सरकार से प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल कर जो नियुक्तियां होती है, उसे अस्थायी नियुक्ति मानी जाती है। इन्होंने देर से अपने तरीके से कर लिया। ठीक है, इन्होंने। देखिए संजीव जी, तो आरोप लग रहे हैं कि नियम कायदों को ताक पर रखकर आप लोगों ने नियुक्तियां की थी, वो रद्द कर दी गई। मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ तो ऐसा है कि जांच की जरूरत आन पड़ी है। नेहा जी, हाँ। जो भी कुछ हुआ, मैं इसमें कोई अनावश्यक बहस करना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल होते हैं। जब राजनीतिक दल कोई नया बैठता है पुराने को, तो वो उसको उस चश्मे से ही देखता है। हाँ। और मैं आज कोई मैं आपको देख रहा हूँ पिछले 27, 28, 30 साल की राजनीति का उदाहरण दे करके मैं कहूँगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने भी तमाम राज्यों में कभी मिल करके सरकार बनाई, कभी तोड़ करके सरकार बनाई। तो वो मुझे खूब मालूम है अच्छी तरीके से। हम अगर हार गए हैं तो इसका मतलब हमारी नीयत कहीं नहीं है, हम कहीं कुछ नहीं है। हम फिर से और तेजी से और अच्छे से जनता की सेवा करने के लिए हम अपने आप को और तैयार कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और हमारे पास हिंदुस्तान के राज्य हैं, दूसरे राज्य हैं, हम कहीं पर अगर पीछे बढ़ गए, हम वहां करके दिखाएंगे, साबित करेंगे। पंजाब में भी है और अन्य राज्यों में भी हम कहीं किसी वजह से नहीं, अगर कोई कमी बेसी रह गई है तो हम और उसको चमका करके लोगों के लिए सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी इसीलिए है, लोगों की सेवा करने के लिए है। लोगों के जो है जो परेशानियां हैं उनके लिए जहाँ कहीं लड़ाई लड़ना पड़े वहाँ लड़ाई भी लड़ करके, संघर्ष करके, तो हम इनको फिर से मुबारकबाद भी देते हैं। ठीक है। देखिए भूपेंद्र जी, डबल इंजन की सरकार है, जाहिर तौर पर फंडिंग की भी कमी नहीं होगी। काम करने की इच्छा शक्ति की बात अभी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इच्छा शक्ति है तो उस काम को किया भी जा सकता है, लेकिन खर्चों पे लगाम लगाना ये वाकई लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी इस वक्त। जो वायदे, जो दावे किए गए चुनाव से पहले, उन वायदों दावों को पूरा करना और उसके साथ साथ खर्चों पे लगाम लगाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है सर? निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है और उसको लिए जो करप्शन है उसको जीरो करना पड़ेगा, जो बिचौलियों के पैसा है उसको करना पड़ेगा। दूसरी बात, केंद्र सरकार पर बहुत डिपेंडेंसी रहेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आतिशी जी मुख्यमंत्री थी तो वो 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से लेने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय बनाया था, लेकिन उनको नहीं मिल पाए थे। और आप ये देखें, डीटीसी का जो फ्री जो सेवाएं शुरू की गई थी, जो बस सेवा का, उसका भी घाटा बहुत ज्यादा है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए घाटा है। और ये सब चीजें जो घाटे जो बड़े हैं और जो सरकारी योजनाओं को, जो फ्री बीज की योजनाएं रही, इन योजनाओं से जो पैसा का जो कर्ज में राज्य दबा है, उस दबा होने से, और फिर साथ में उन्होंने 2500 और 2100 महिलाओं के लिए, प्रसूति महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति महिलाओं के लिए, और इस तरह से फ्री एजुकेशन भी किया है उन्होंने। और यमुना की सफाई, डीटीसी, जो भी उनकी योजना चल रही है वो तो कंटिन्यू चलेगी। साथ में ये जो अतिरिक्त
प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण लगभग इनको 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लाना पड़ेगा, जिसके लिए और ऑलरेडी इलेक्ट में चल रहा है बजट, तो उसके कारण उनको अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। और ये डबल इंजन की सरकार को लगभग कम से कम 60,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 55 से 60,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कहाँ से लाएगी। ये हो सकता है कि सरकार अपने समन्वय से एक पैकेज प्राप्त कर ले, क्योंकि नई सरकार है, लगभग 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बीजेपी की आई है, इसके कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके कारण ये भी है कि महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे नए स्रोत इनकम के देखने पड़ेंगे और निश्चित रूप से आय अपनी जनरेट करनी पड़ेगी राज्य को, जिसके कारण वह अन्य क्योंकि अन्य बचत कोष भी उसको लोन नहीं देंगे, क्योंकि ये फ्री बीज जो योजना है उससे कोई पैसा निवेश तो हो नहीं रहा, वो तो रिटर्न होना नहीं, इसलिए उस पैसे को कहीं न कहीं यूटिलाइज करने में, जो लोन देने में है वो भी संस्थाएं उससे कटेंगी और गारंटियां कम होगी। क्योंकि हम अन्य राज्यों में देख रहे हैं लगभग हर साल हर 2-3 महीने में 5,000 करोड़ या 3,000 या 2,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि जिससे जब से ये लाडली बहना योजना आई है इससे अतिरिक्त भार पड़ा है। तो निश्चित चुनौतियां तो हैं उसका, लेकिन अब सरकार जनता के बीच में इन्होंने वादा किया है, उसके लिए करने के लिए कुछ करेंगे और विपक्ष उनको घेरेगा, क्योंकि विपक्ष उस जो आज सत्ता से विपक्ष में आया है वो भी इसी पॉइंट पे घेरा गया है और निश्चित रूप से वो भी घेरा जाएगा। इसलिए कि बीजेपी एक संगठनात्मक एक काडर पार्टी है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका हल निकालेगी और जीरो टॉलरेंस करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण अपने खर्चे, मंत्रियों के खर्चे बताए जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के खर्चे और जो खर्चे करते थे और कुछ कसावट। अब जब बजट आएगा जब तो ये भी देखा जाएगा बजट पत्र उनका चलेगा तो वो किस दृष्टि से। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अभी कायाकल्प करने की कोशिश दिल्ली की जा रही है। डबल इंजन की सरकार है, जाहिर तौर पे उसका फायदा भी लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि अब कितना फायदा मिलता है, क्योंकि फैसले तो बड़े बड़े लिए जा रहे हैं, कितना फायदा आम जनता को मिलता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप। जी बताइए संजीव जो कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी श्रीकांत जी बता रहे थे कि साहब ये फ्री वीज वाला अच्छा याद दिलाया है। इस सरकार ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को तो फ्री वीज वाली बात कही और सारी की सारी आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कॉपी कर लिया और उसका नाम कर दिया जन कल्याणकारी योजना है। अरे है वही फ्री वीज है, बंद कर देते फ्री वीज, कह देते लानिया कि हम फ्री वीज के खिलाफ है। तो ये नकल कर रहे हैं आपकी, ये नकल कर रहे हैं आपकी। सामने फ्री वीज क्यों करा? हम पहले हमको फ्री वीज कहते थे, कह देते हम फ्री वीज नहीं देंगे, हम तो फ्री वीज के खिलाफ है, हमारा वाला कॉपी कर लिया। ठीक है शशिकांत जी जवाब दे रहे हैं आपका, जल्दी से दीजिए सर, 10 सेकंड का टाइम है जल्दी। जी मैं आपको एक सबमिशन दे रहा हूँ कि जिन सरकारों में लूट मचेगी उन सरकारों में यही कहा जाएगा कि धन कहाँ से आएगा, धन नहीं है। आप याद करिए कि मनमोहन सिंह सरकार में जिस तरह लूट मची थी, मनमोहन सिंह कहना पड़ा था कि पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या। और हमारी सरकार जब से केंद्र सरकार चल रही है तो आपने एक वाक्य सुना होगा, गडकरी जी ने एक बार सार्वजनिक मंच से कहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप प्लान बनाइए, काम करिए। तो हमारी वो सरकारें हैं जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, जनता के पैसे का सदुपयोग होगा, योजनाओं के लिए पैसे हैं। इन लोगों के लूट वाली सरकार लूट ले रहे पैसे कहाँ है, तो ये बांटो, खूब बांटो आप। ठीक है चलिए, कौन फ्री बीज बांट रहा है, किसने बांटी किसने नहीं बांटी और कहाँ से शुरुआत हुई, इस परिपाटी की शुरुआत किसने की सर, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।